All the information has been collected from multiple public sources like newspapers, articles, and internet. Sensitive content. Viewers' discretion is advised. शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल में बहुत ही घिनौना काम किया गया। एक महिला डॉक्टर के साथ रेप किया गया, सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, उसे टॉर्चर किया गया और उसके बाद में उसका मर्डर किया गया। एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह दो पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। लेकिन उसके बाद में ये क्राइम जहाँ पे किया गया, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया गया। ये सारी चीजें होने के बाद में As the CBI takes over the rape and murder case of RG Kar Medical College, left groups and the BJP on Tuesday accused authorities of Kolkata's RG Kar Medical College and Hospital of attempting to tamper with evidence in connection with the rape and murder of a junior doctor on the campus. क्या इस घिनौने क्राइम के एविडेंस को छुपाने की कोशिश करी गई? क्या इस क्राइम के पीछे सिर्फ एक ही इंसान का हाथ हो सकता है? क्यों इतने बड़े क्राइम को एक सुसाइड बता के दबाने की कोशिश करी जा रही थी? क्या इसमें किसी पॉलिटिकल पावर्स भी इन्वॉल्व थी? ये सारी बातों को हम लोग आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, आज इंडिपेंडेंस डे है और आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन ये इंडिपेंडेंस डे आज तक का सबसे सैड इंडिपेंडेंस डे है। ऐसा क्यों? वाई? 9 अगस्त 2024 कोलकाता के आरजी कार हॉस्पिटल में एक महिला डॉक्टर की लाश मिलती है। अनड्रेस्ड, बिना कपड़ों के एक लाश। मैं यहाँ पे विक्टिम का नाम नहीं ले सकता और उसकी फोटो भी नहीं दिखा सकता। ये घिनौना क्राइम कोई हॉरर से कम नहीं है। तो चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं कि क्या हुआ था। 36 आवर्स की लॉन्ग शिफ्ट करने के बाद में अपने जूनियर के साथ डिनर करने के बाद, ऑब्वियसली कोई भी इंसान 36 घंटे की शिफ्ट करने के बाद में थक ही जाएगा। उसकी बॉडी पूरी तरीके से थक जाएगी और इसके बाद में इंसान को आराम करने की जरूरत होती है। उस महिला डॉक्टर ने कुछ समय सेमिनार हॉल में आराम करने का सोचा, क्योंकि आराम करने महिला जाएगी कहाँ? उस हॉस्पिटल में कोई भी किसी भी डॉक्टर्स के लिए रेस्ट रूम की फैसिलिटीज नहीं थी। तो उन्होंने सेमिनार हॉल में जाके रेस्ट करने का सोचा और बाद में उसी जगह पे उसकी लाश मिलती है। ये घटना होने के बाद में जब कॉल किया जाता है उसकी फैमिली को और उस कॉल में ये बताया जाता है इस महिला डॉक्टर की मौत सुसाइड से हुई है। मतलब इस चीज को कितना छुपाया जा रहा था। उसके बाद तो वो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। रेप और मर्डर को इन्होंने सुसाइड बता दिया। किसे छुपाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही थी, लेकिन बाद में ये सामने आता है कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। ऊपर से सेक्सुअल असॉल्ट किया गया और ये सामने आने के बाद में उसकी ऑटोप्सी की गई और इस रिपोर्ट के बाद में जो चीज सामने आती है वो बहुत ही ज्यादा घिनौनी होती है। इस चीज को सुन के पूरा देश शॉक हो जाता है। किस तरीके से उस महिला को गला घोट के मारा गया, उस पर जेनिटल टॉर्चर किया गया, थायराइड कार्टिलेज टूट गया था, उतनी बुरी तरीके से उसे स्ट्रैंगल किया गया और उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी जख्म के निशान पाए गए। उसकी पूरी बॉडी पे हर जगह पे जख्म के निशान पाए गए, बेली पर, लिप्स पर, उसके पैरों पर, उसके पूरे बॉडी में, और यहाँ तक कि उसे दीवार में पटका भी गया ताकि वो चिल्ला ना पाए। और जो इमेजेस सामने आई थी उससे पता चलता है कि कैसे उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसकी आंखों से भी खून निकल रहा था। ये सारी चीजें होने के बाद में जब उसकी माँ वहाँ पे पहुंची, उसके पेरेंट्स वहां पे पहुंचे जिसे उन्होंने सुसाइड बताया था, तो ये चीज के बाद में उनको खुद की बेटी की शक्ल देखने का भी मौका नहीं दिया गया। उसकी माँ के कहने के हिसाब से वो गिड़गिड़ाती रही, वो भीख मांगती रही कि उसको सिर्फ उसकी बेटी को देखना है, लेकिन फिर भी उसे नहीं दिखाया गया। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। उसकी मौत के करीब 12 घंटे के बाद में उसकी माँ को उसकी बेटी को दिखाया गया। इंडिया के सारे डॉक्टर्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और स्ट्राइक पे जाने की बात हुई, प्रोटेस्ट करने लगे। और इस प्रोटेस्ट की वजह से कोलकाता पुलिस पर बहुत ही बड़ा प्रेशर आ गया और ये सारी चीजें होने के बाद में इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। कोलकाता पुलिस को एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलता है उस बॉडी के पास से और इस ब्लूटूथ डिवाइस से उस अक्यूज को
पकड़ा गया। जो आदमी पकड़ा गया वो है संजय रॉय। लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि संजय रॉय एक अकेला बंदा हो सकता है ये सारी चीजें करने में, और सिर्फ एक ही अक्यूज को अरेस्ट किया गया। संजय रॉय सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो जाता है उस सेमिनार हॉल के आसपास मंडराते हुए, और उस कैप्चर में ये भी सामने आता है कि फ्राइडे की अर्ली मॉर्निंग को संजय उस हॉस्पिटल से बाहर भी निकल रहा था। पुलिस ने सारे सस्पेक्ट्स को पूछताछ के लिए बुलाया था और उन सभी के मोबाइल फोन्स को ले लिया गया। उस ब्लूटूथ डिवाइस को एक के बाद एक सारे फोन में कनेक्ट करने की कोशिश करी गई, और बाद में ये पता चलता है कि संजय रॉय का जो मोबाइल फोन था वो उस ब्लूटूथ डिवाइस से तुरंत ही कनेक्ट हो जाता है, और ये पता लगाया जाता है कि ब्लूटूथ डिवाइस जो था वो संजय रॉय का ही था। ये एविडेंस मिलने के बाद में संजय रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये संजय रॉय अपने आप को एक पुलिस ही समझता था। ये सारा कांड करने के बाद में उसकी जो अकड़ थी वो अभी भी खत्म नहीं हुई थी। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर है कोलकाता पुलिस के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ। ये पुलिस को अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं, मतलब एक टाइप से पुलिस हेल्पर। उनको 12,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है। ये बहुत ही छोटी सी पोस्ट होती है पुलिस वालों से। जितनी भी पुलिस को फैसिलिटीज दी जाती है ये इन लोगों को नहीं दी जाती। लेकिन फिर भी देखिए कि ये आदमी का इस हॉस्पिटल में एंट्री करना बहुत ही आसान था। इसके पास इस हॉस्पिटल में एंट्री करने की एक्सेस भी थी, और ये पूरे हॉस्पिटल में घूमता रहता था, दलाली का काम करता था। किसी को बेड नहीं मिल रहा तो वो उनसे एक्स्ट्रा चार्ज करके, एक्स्ट्रा पैसा वसूल के उसे बेड दिलवाता था, या फिर हफ्ता वसूली का काम करता था। ये सारी चीजें होने के बाद भी उसकी अकड़ नहीं गई। उसने ये भी कहा कि उसे लटकाना है तो लटका दो, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके फोन से भी कई सारा पोर्नोग्राफिक कंटेंट भी पाया गया, और ये एक वुमेनाइजर भी था। ये इंसान 4 बार शादी कर चुका है, और डोमेस्टिक वायलेंस के चलते उसकी चारों के चारों शादियां टूट गई। और इस आदमी की पूरी हिस्ट्री है, पूरी एक स्टीक है, फिजिकली अब्यूजिंग हिज वाइफ्स। उसके बावजूद भी उसे पुलिस वॉलंटियर करने का मौका दिया गया। क्यों? और यहीं पे ये चीज खत्म नहीं होती। सबसे घिनौनी और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि ये केस हो या फिर निर्भया केस हो, सब में एक्यूज जो है वो ये सारी घिनौनी चीजें करने के बाद में अपने घर जाके सो जाता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं है। और उसे उतना कॉन्फिडेंस था कि उसके साथ में कुछ भी नहीं होने वाला। ये घर जाके सो जाएंगे, कम से कम भागने की कोशिश भी नहीं करेंगे। कैसे लॉ एंड ऑर्डर्स का मजाक बनाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से का कारण यही है कि कैसे ममता बनर्जी की सरकार ने इस चीज को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया। इतनी इनसेंसिटिविटी दिखाई उन लोगों ने कि उसी की वजह से सारे लोगों का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट देखो क्या करती है। डॉक्टर संदीप घोष नाम का आदमी प्रिंसिपल होता है इस आरजी कौर हॉस्पिटल का। जब इसके ऊपर लोगों का प्रेशर बढ़ने लगा तो उसने एक स्टेटमेंट दिया, और उसने इस स्टेटमेंट में ये बताया कि उस लड़की को वहां पे जाने की क्या जरूरत थी। इतनी घटिया सोच वाला तो प्रिंसिपल था, और प्रेशर जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये आदमी ने रिजाइन कर दिया। और इसके बाद में वेस्ट बंगाल सरकार क्या करती है, इस प्रिंसिपल को 8 घंटे में कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है, सिर्फ 8 घंटे में। और उसके बाद में इस आदमी को वहां का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। और इस चीज से स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। लोग बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। जहाँ पे संदीप घोष को प्रिंसिपल बनाया गया था वहां के स्टूडेंट्स ने उसका रूम ही लॉक कर दिया और प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए और कहने लगे कि ये चीज तो हम लोग होने नहीं दे सकते। अख्तर अली जो आरजी कौर हॉस्पिटल के एक्स डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो संदीप घोष कैरेक्टर है, ये आदमी बिल्कुल ही करप्ट इंसान है। ये स्टूडेंट्स को फेल करता था, टेंडर ऑर्डर से 20% का कमीशन भी खाता था, स्टूडेंट्स को अल्कोहल देता था। एक माफिया टाइप का पर्सन बताया इस संदीप घोष को। ये सारा कांड होने के बाद, ये सारा बखेड़ा होने के बाद में ममता बनर्जी ये बोलती है कि जो भी इस चीज के पीछे है उन्हें डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए। उसने ये भी बोला कि अगर संडे तक पुलिस ने इस केस को सॉल्व नहीं किया तो मैं इस केस को सीबीआई को सौंप दूंगी। लेकिन ये स्टेटमेंट पर हाई कोर्ट ने ये बोला कि संडे तक कोई भी वेट करना नहीं चाहता। और सबसे पहले संदीप घोष को ये बोला जाता है कि आपने जो ये चीज करी है वो बिल्कुल भी नहीं चलाई जाएगी। रिजाइन करने के बाद में 8 घंटे में ही दूसरी जगह पे ज्वाइन करना, ये चीज बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आप अब से पूरे टाइम घर पे ही बैठिए। और कोलकाता हाई कोर्ट ने ये मामला सीबीआई के हाथ में सौंप दिया। और अब आगे इस केस में क्या सामने आने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। इस केस के एविडेंस को बहुत बुरी तरीके से टेम्पर करने की कोशिश की गई, और वो कैसे, चलिए देखते हैं। इस केस को पूरी तरीके
तरीके से दबाने की कोशिश करी जा रही है और इस केस को बंद करने की कोशिश हो रही है। इस केस में संजय रॉय सिर्फ इकलौता अक्यूज नहीं है, इस केस में कई सारे और भी लोग हैं जिसे बचाने की कोशिश करी जा रही है। कई लोग ये बता रहे हैं कि ये क्राइम होने के करीब 5 दिन के बाद में इस जगह पे जहाँ पे क्राइम सीन हुआ था उस जगह को रिनोवेट किया जा रहा है, उस जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया गया। मतलब इस चीज के एविडेंस को पूरी तरीके से छुपाने की कोशिश करी जा रही है। वैसे नॉर्मली क्राइम सीन पे पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है, वहां पे जाना बैन होता है, उस पूरी जगह को सील कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो अलग ही चल रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं कि संजय रॉय जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का कोई मेंबर था, इसीलिए उसे बचाने की कोशिश करी जा रही है। जब ये घटना हुई उसको छुपाने के लिए उसको सुसाइड बताया गया और बाद में उसके पेरेंट्स तक को वेट कराया गया उसकी बेटी की सिर्फ एक झलक को देखने के लिए, और ये सारे मामले को छुपाने की कोशिश करी गई। इस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन देखे बिना, कोई भी रिपोर्ट्स को देखे बिना अपना स्टेटमेंट ये दिया कि उस डॉक्टर को साइकोसिस नाम की मेंटल बीमारी थी, इसीलिए उसने सुसाइड किया। प्रिंसिपल को बिना रिपोर्ट्स के इतनी जल्दी ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? विक्टिम के पेरेंट्स भी इस हॉस्पिटल पे एलिगेशंस लगा रहे थे कि हॉस्पिटल्स के मेंबर्स भी इसमें जुड़े हुए हैं। ये भयानक सा इंसिडेंट होने के बाद में हॉस्पिटल ने ये ट्राई किया कि इस केस को बिल्कुल ही दबा दिया जाए, इस केस को बंद कर दिया जाए। और जब हॉस्पिटल के लोगों को ये पता चला कि सारे लोग उनके खिलाफ है, सारे डॉक्टर्स उनके खिलाफ है और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब ये लोग ने इन सारी चीजों को छुपाया। संजय रॉय को जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसने अपना पूरा क्राइम कबूल कर लिया। ये चीज कुछ समझ में नहीं आ रही। आरजीकर हॉस्पिटल के स्टूडेंट्स ने ट्विटर पे वीडियो पोस्ट करी कि वहां पे सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया जिस जगह पे वो क्राइम हुआ था। नॉर्मली ऐसे क्राइम सीन्स पे जाने की इजाजत नहीं होती, वहां पे पूरी जगह को सील कर दिया जाता है और ये लोग वहां पे रिनोवेशन का काम स्टार्ट करते हैं ये क्राइम होने के बाद में। क्या इस चीज को करने का कोई रीजन हो सकता है? क्या ये सारे क्राइम के एविडेंस को मिटाया गया? और एक बात बता दूं मैं आपको कि संजय रॉय का ये पहला क्राइम नहीं था। ये घटना होने के कुछ वीक पहले संजय रॉय पे एक कंप्लेंट दर्ज की गई थी, एक फीमेल डॉक्टर से मिसबिहेव करने की कंप्लेंट। लेकिन पुलिस ने क्या किया इस पे? कुछ भी नहीं। और ये चीज करने के कुछ टाइम पहले लाल बाजार पुलिस में एक औरत ने कंप्लेंट दर्ज करी कि संजय रॉय उसे 3 महीने से फोन करके परेशान कर रहा है, उसे हरेस्ट कर रहा है। उस औरत के एलिगेशंस ये थे कि संजय रॉय ने उसका नंबर आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिस्क्रिप्शन में से चुराया था और ये इंसान उस लेडी को कॉल करके परेशान कर रहा था और ये धमकी दे रहा था कि वो उसे आके मिले। लेकिन इस पर पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। जब इस आदमी के खिलाफ इतने एलिगेशंस लगाए गए थे, इतनी सारी कंप्लेंट्स की गई थी इस आदमी के खिलाफ, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या पुलिस वेट कर रही थी कोई बड़ा क्राइम होने का? जब इस बंदे की पास्ट हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा घिनौनी है, तो फिर इसको सिविक वॉलंटियर की जॉब कैसे मिली? आज पूरा देश देख रहा है कि इस केस में किसको बचाया जा रहा है। क्या इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स है? क्या संजय रॉय को एक बलि का बकरा बनाया गया ताकि रेपिस्ट को बचाया जा सके? ऐसा कई बार होता है कि किसी को बलि का बकरा बना दिया जाता है और बाकी के जितने क्रिमिनल्स हैं वो पकड़े ही नहीं जाते। रिपोर्ट्स में सामने आया कि ये घिनौना क्राइम सिर्फ एक आदमी से पॉसिबल है ही नहीं। ये केस एक गैंग रेप का केस है। ये क्राइम में करीब 8 से 10 लोग शामिल है। तो क्वेश्चन ये है कि बाकी सारे रेपिस्ट क्यों नहीं पकड़े गए? अभी भी वो लोग हमारे देश में खुलेआम घूम रहे हैं। क्या उस रेपिस्ट क्रिमिनल को बचाया जा रहा है? बहुत शर्म की बात तो ये है कि हमारे देश के कई सारे ऐसे मेजोरिटी लोग विक्टिम को ही दोषी ठहराते। निर्भया केस में कई सारे लोगों का पहला रिस्पॉन्स यही था कि आखिर वो लड़की इतनी देर रात तक बाहर क्यों थी, उसने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे और ऐसे बात क्यों कर रही थी। अब इस केस का क्या? इसमें तो लड़की सिर्फ अपना काम कर रही थी। जब भी आप ऐसे क्राइम में किसी लड़की को आरोपी ठहराते हो, आप इस देश के रेपिस्ट क्रिमिनल को खुली छूट दे रहे हो ताकि वो अगेन ऐसा घिनौना क्राइम कर सके। निर्भया केस में क्रिमिनल को 7 साल बाद सजा मिली थी, जबकि ये पता था कि क्रिमिनल वही है। क्या इतना स्लो है इस देश में जस्टिस मिलना? लोग ऐसा ही नहीं बोलते कि इंडिया इज नॉट सेफ कंट्री। कई सारे फॉरेन क्रिएटर्स जब इंडिया आते हैं तब उनके वीडियोस के कमेंट में यही लिखा होता है कि बी सेफ,
इंडिया इज नॉट सेफ फॉर यू। क्यों ऐसा है हमारे देश में? मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस केस को डाउन बिल्कुल भी मत होने देना। इस वीडियो को सब जगह पे फैला दीजिए और देश के सारे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। जितना हो सके उतना शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आप इंडिया के मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।